ओके एवरीवन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर जीन यूजिंग पीसीआर। बेसिकली कल हम के लेक्चर को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूं तो कल का लेक्चर हमने स्टार्ट किया था विद द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टेप्स कौन से फॉलो करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सो बेसिकली सबसे पहला उससे स्टेप कौन सा था, उसमें सारा सबसे पहला स्टेप था हमारे पास कि हम क्या करते हैं। हम सबसे पहले हमारी डिजायर जीन की उसकी सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। हम बेसिकली हमारी डिजायर्ड सेल आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारा डिजायर जीन जो है वो कैरी कर रही होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लाइटिक एंजाइम्स यूज करते हैं जिसकी वजह से लाइसिस यानी बर्स्टिंग ऑफ सेल होता है, उसका सेल मेम्ब्रेन रप्चर होता है, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर होता है, सो दैट हम उस सेल का क्रोमोसोम जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। और वो क्रोमोसोम क्या करता है, वो बेसिकली हमारा डिजायर जीन वाला डीएनए मॉलिक्यूल कैरी कर रहा होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ही लाइटिक एंजाइम यूज करने के बाद इसका सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन सारा रप्चर हो जाता है और हमें हमारा डिजायर्ड क्रोमोसोम मिल जाता है। तो हम उसके बाद क्या करते हैं, हम उस डिजायर क्रोमोसोम को हम डाल उसका उसको हम ये डालते हैं इन द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग एंजाइम्स प्रोटीएस और राइबोन्यूक्लियस। उससे क्या होगा कि जो ये डीएनए मॉलिक्यूल है, बेसिकली जो क्रोमोसोम्स को हम ट्रीट करते हैं विद अनदर एंजाइम्स, एक तो जिनको हम प्रोटीएस कहते हैं और दूसरे जिनको हम राइबोन्यूक्लियस कहते हैं। और उसके बाद प्रोटीएस एंजाइम्स को यूज करने के बाद वो क्या क्या होता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल की पैकिंग के टाइम हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स यूज हुए होते हैं वो सारे डाइजेस्ट हो जाते हैं और जो डीएनए मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएटेड आरएनए पार्टिकल्स आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो राइबोन्यूक्लियस सारे डाइजेस्ट कर लेता है और हमें हमारा इंटैक्ट डीएनए मिल जाता है। और उसके बाद हम डीएनए को को प्यूरिफाई करते हैं बाय पुटिंग इट इन द चिल्ड इथेनॉल। हम क्या करते हैं, इस डीएनए मॉलिक्यूल को चिल्ड इथेनॉल के सोल्यूशन में डालते हैं जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, उसके सोल्यूशन में डालते हैं और इस प्रोसेस को हम स्पूलिंग कहते हैं। और फिर जब जो ही हमें हमारे प्योरीफाइड डीएनए मिल जाता है, खाली डीएनए मॉलिक्यूल मिल जाता है विदाउट एनी इम्प्योरिटी, हम उस डीएनए मॉलिक्यूल को डालते हैं इन द एंजाइम जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये एग्जैक्टली उस डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। और उसके बाद जो ही रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने डीएनए के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड साइज, हम क्या करते हैं, हम फिर इस डीएनए मॉलिक्यूल के इन फ्रेगमेंट्स को जो है सेपरेट करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेसिस। और हमने कल देखा कि हम कैसे एक एग्रोस जेल जो हमें सीवीड से बेसिकली ऑब्टेन होता है उसमें इन फ्रेगमेंट्स को डालते हैं और फिर उसको सप्लाई देते हैं एन इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड देते। और जो हमारे दो कंपोनेंट्स थे उस फील्ड के, एक तो कैथोड और एनोड, और फिर हम देखते हैं कि ये एनोड पे जाके हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स वो सेपरेट हो जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, उस कैथोड को जो है डालते हैं इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड, सो दैट हमें डीएनए मॉलिक्यूल को बेसिकली हम डीएनए मॉलिक्यूल्स हमें ऐसे नेकेड आइज में नहीं दिखेंगे। सो उनको देखने के लिए क्या हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रॉपर्ली सेग्रीगेट हुए हैं कि नहीं, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस जो एनोड पार्ट होता है उसको डाई देते हैं विद इथिडियम ब्रोमाइड। और फिर इथिडियम ब्रोमाइड से उन डीएनए सेगमेंट्स में उन डीएनए फ्रेगमेंट्स में ऑरेंज कलर आ जाता है और फिर हम उसको एक्सपोज करते हैं तो यूवी रेज और हमें हमारे डीएनए मॉलिक्यूल्स दिखने शुरू होते हैं। और उसके बाद जो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें उसको हम एक बफर सॉल्यूशन में डालते सो दैट वो इस एक्रोस जेल से सेपरेट हो जाए और और हमें प्रॉपर्ली फिर से प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाए। और इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कहते हैं। जो प्योरीफाइड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको बेसिकली उसको हम यूज करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए में। कैसे, हमें जो ही अभी प्योरीफाइड डीएनए मॉलिक्यूल मिल गया हम उसको जो है लाइगेट करते हैं विद आवर क्लोनिंग वेक्टर। और उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर जो है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे होस्ट सेल के अंदर और हमें हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिल जाता है। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। अभी तक ये हमने पढ़ा, हमने टूल्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी। अब हमने रफली पढ़ा कि क्या क्या स्टेप्स है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कैसे हम पहले डिजायर सेल को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उससे हमारा डिजायर जीन जो है जो डीएनए का सेगमेंट है उसको निकालते हैं, फिर कैसे उसको प्योरीफाई करते हैं, फिर कैसे प्योरीफिकेशन के बाद उसके हम फ्रेगमेंट्स करते हैं यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंड सो दैट हमें डिजायर सेगमेंट ऑफ डीएनए मिले जो बेसिकली हमारा डिजायर जीन कैरी कर रहा होता है। और फिर कैसे उस डिजायर जीन को हम बाकी सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स, जो डिजायर जीन वाला फ्रेगमेंट होता है डीएनए का, उसको कैसे सेपरेट करते हैं फ्रॉम द अदर पार्ट अदर फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए। और उसके बाद जो अब है हमें क्या करना है, हमें इस डीएनए मॉलिक्यूल की बेसिकली कॉपी चाहिए बिकॉज द थिंग इज क्लियर
अगर मैं फॉर एग्जांपल मैंने एक डीएनए मॉलिक्यूल लिया, अब एक सेगमेंट है जिसमें मेरा डिज़ायर जीन प्रेज़ेंट है। लेकिन क्या गारंटी है आप लोगों के पास कि मैं इसी डिज़ायर जीन को अपनी होस्ट सेल के अंदर डालूँगी यूज़िंग द क्लोनिंग वेक्टर और ये वहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा और ये रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। देयर आर 100% चांसेस कि ये सक्सेसफुल होगा, बट देयर आर अनदर 100% चांसेस कि ये कंप्लीटली फेलियर होगा। यू नेवर नो व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हम पीसीआर टेक्निक यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस डीएनए को रेप्लिकेट कराते हैं और उसकी 100 कॉपीज़ बना लेते हैं या जितनी डिज़ायर्ड कॉपीज़ होती है वो बना लेते हैं, जिसकी वजह से अगर हमारा एक जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया, सॉरी किसी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर डाल दिया और फिर होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। फॉर एग्जांपल मानो बाय एनी चांस ये वहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हुआ, इट विल बी टोटली अ फेलियर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा सेगमेंट ले सकते हैं, उसको फिर से देख सकते हैं, फिर जो है प्रॉपर्ली नए से प्रोसीजर कर सकते हैं। इसको क्लोनिंग वेक्टर में डालेंगे, फिर से होस्ट सेल में डालेंगे और फिर से हम जो है इसको रेप्लिकेशन के लिए डाल देंगे। बट नाउ इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। हम पहले फिर से डिजायर सेल लाएंगे, फिर से उसको प्योरीफाई करेंगे, फिर से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डालेंगे। दैट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस। इसीलिए हम क्या प्रेफर करते हैं कि जो हमारे पास सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसको हमने सेपरेट किया था फाइनली, जिसको हम लाइगेट करने वाले, उसको लाइगेट करने से पहले हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं बाय यूजिंग अ प्रोसेस जिसको हम पीसीआर कहते हैं। लेकिन अगर हम देखें नेचुरली तो ये आर्टिफिशियली करना इम्पॉसिबल है। आर्टिफिशियली आप डीएनए मॉलिक्यूल को जो है आप इसको रेप्लिकेट नहीं करा पाते। जस्ट हैव अ लुक हियर। देखो, नजर रखना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस इज अ सेल, ठीक है, ये ह्यूमन सेल है। इस ह्यूमन सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए में डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस वो अटैचड है आपस में। डबल स्टैंडर्ड डीएनए किससे अटैचड है, नाइट्रोजनस बेसिस जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। अब क्या करना है, अब जब रेप्लिकेशन का टाइम आता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, ये सेल के अंदर ही रेप्लिकेट करता है। ये क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेट होने के लिए ओब्वियसली डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड होना है और फिर ये सिंगल स्टैंडर्ड जो पेरेंट टेम्पलेट है ये क्या करता है, ये पेरेंट टेम्पलेट खुद को रेप्लिकेट कराता है और डॉटर टेम्पलेट बनाता है और ये वाला पेरेंट टेम्पलेट भी अपनी खुद को रेप्लिकेट कराता है और डॉटर टेम्पलेट बनाता है और फिर ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वापस शो करते हैं और ये सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड बन जाते हैं। इस तरीके से एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं। बट ये होता कैसे, बेसिकली हमारी सेल के अंदर जो है एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम जिसको हम हेलिकेज कहते हैं और दूसरा एंजाइम बेसिकली जिसको हम टोपो आइसोमेरेस कहते हैं। ये सेल के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, इन नाइट्रोजन बेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। फिर इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को सिंगल टेम्पलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर ये सिंगल टेम्पलेट जो है खुद को रेप्लिकेट करते हैं, दोनों डॉटर टेम्पलेट्स बनाते हैं और फिर से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है और फिर से डबल स्टैंडर्ड बन जाता है। उस तरीके से हमें एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। बट ये तो हो गया सेल के अंदर सिनेरियो, और प्रैक्टिकली आप जो है इसको आर्टिफिशियली कर नहीं सकते हो, एक्सटर्नली आप इसको नहीं कर सकते हो। आउटसाइड द सेल इसको करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि पहले ही आप जो है ये एंजाइम्स ला नहीं सकते हो जिनकी वजह से आप जो है इसको सिंगल स्टैंडर्ड बना सको ना। अब नाउ देयर इज ए टेक्निक कि कैसे आप डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको जो है एंजाइम्स का टेम्परेचर इंक्रीज करना है। आपको एंजाइम, हमारे पास एक एंजाइम है टैक पॉलीमरेज, आप उसको यूज कर सकते हो। वो एंजाइम क्या करेगा, वो इन दोनों नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में से जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स और उनको डिसॉल्व करेगा ये डबल स्टैंडर्ड टेम्पलेट सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएंगे। बट आप लोगों को टेम्परेचर इंक्रीज करना है अप टू 90 डिग्री सेल्सियस, और जब
जो ही आप इस टेम्परेचर को 92 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ले जाओगे, ये टैग पॉलीमरेज ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रिमेंबर एंजाइम्स वाला पार्ट जहाँ पे मैंने कहा था कि ऑल एंजाइम्स वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 34 टू 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज, बेसिकली इट इज़ 34 डिग्री सेल्सियस, और अगर आप इससे ज़्यादा, इससे कम टेम्परेचर करोगे तो एंजाइम वर्क करेगा नहीं, ये टैग पॉलीमरेज हमारा काम करेगा। और यहाँ पे तो आप लोगों को टेम्परेचर राइज करना है अप टू 92 डिग्री सेल्सियस, और जो ही आप इसको 92 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे, इस डीएनए मॉलिक्यूल की डिनेचुरेशन हो जाएगी, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएगा, और फिर तब जाके इसको रेप्लिकेट कर पाओगे। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जब हम टेम्परेचर 92 डिग्री सेल्सियस ले जाते हैं, ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। टैग पॉलीमरेज एंजाइम बेसिकली फंक्शन करेगा नहीं, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और आप कभी भी डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड नहीं कर पाओगे, और फिर जब तक इस सिंगल स्टैंडर्ड होगा नहीं तब तक ये खुद को रेप्लिकेट करेगा नहीं। सो बेसिकली इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराई थी एक साइंटिस्ट ने। दिस वाज द सिनेरियो, और फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कराया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम कैरी म्यूलिस था, डॉक्टर कैरी म्यूलिस। उसने क्या किया, उसने 1983 में एक प्रोसेस को इवॉल्व किया जिसका नाम उसने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रखा, और इस इन्वेंशन के लिए, इस डिस्कवरी के लिए उसको 1993 में नोबेल प्राइज भी मिला। अब देखो उसने क्या किया, जो ये कैरी म्यूलिस था उसने क्या किया, उसने देखा कि आर्चे बैक्टीरिया जो है, अगर आर्चे बैक्टीरिया के बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो आप लोगों को याद होगा कि ये हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। जो आर्चे बैक्टीरियाज है ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, और ये आर्चे बैक्टीरिया जो है वहाँ पे भी सर्वाइव करता है। इसको टेम्परेचर जो है वो कुछ नहीं करता है। इसमें एक आर्चे बैक्टीरिया में एक टाइप है जिसको हम थर्मस एक्वेटिस कहते हैं। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने देखा कि जो थर्मस एक्वेटिस है इसको हम जितना भी टेम्परेचर हाई करें इस एंजाइम को कुछ होता नहीं है, और इस कैरी मिलिस ने क्या किया, इसने कहा कि हम इसी एंजाइम को यूज करेंगे इन द इन द पीसीआर। उसने इसी एंजाइम को यूज करके क्या किया, इसने एक तो डीएनए का टेम्परेचर इंक्रीज किया, फिर इस एंजाइम को उसमें डाला। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इस एंजाइम को कुछ हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एंजाइम थर्मोफाइल्स में पाया जाता था, हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता था इनटू द आर्ची बैक्टीरिया जो ऑलरेडी हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करते हैं अंडर द टेम्परेचर ऑफ मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे कभी कभार 110 120 उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो उसने क्या किया, उसने इन्हीं बैक्टीरिया को लाया, इनसे थर्मोफाइल्स को लाया, एंजाइम यूज़ किया, और फिर एक टेक्निक इवॉल्व की जिसका नाम पीसीआर था, और पीसीआर की मदद से हम क्या एबल हुए, हम डीएनए को आउटसाइड द सेल जो है इन न्यूट्रो, जिसको हम आउटसाइड द सेल कहते हैं, आउटसाइड द सेल या आर्टिफिशियली रेप्लिकेट कराने में कामयाब हो गए, और इस चीज़ के लिए उसको नोबेल प्राइज मिला इन 1993। तो इस चीज़ को याद रखना। अब पीसीआर क्या है, पीसीआर सिंपली इसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, और इस टेक्निक से आप अपने डिजायर जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो है 100 200 जितनी चाहे उतनी कॉपीज बना सकते हो विद इन सेकेंड्स, और वो भी आउटसाइड द सेल। आपको जरूरी नहीं है कि आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहले किसी सेल में लाइगेट करो फॉर द डिवीजन। आप इस सेल के बाहर इसको आराम से जो है एम्पलीफाई कर सकते हो, इसका नंबर इंक्रीज करा सकते हो, उसकी सेवरल कॉपीज बना सकते हो। नाउ पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमर चेन रिएक्शन। In this technique, desired gene or gene of interest can be amplified through in vitro replication. In vitro मतलब outside the cell, so as to produce several identical copies of this gene। और इस टेक्निक को डेवलप किया था डॉक्टर कैरी मिलस ने 1983, और उसको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी अवार्ड दिया गया 1993। PCR allows target DNA to be selectively amplified several million folds in just 5 hours। तो क्या होता है, ये जो हमारा टारगेट डीएनए यानी डीएनए का सेगमेंट्स पे हमारा डिजायर्ड जीन प्रेजेंट होता है, ये उसको सिलेक्टिवली एम्पलीफाई करता है, मतलब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करता है जैसे हमें चाहिए, और इसको जो है कुछ ही घंटों में, कुछ ही टाइम में इसकी मिलियन फोल्ड इसको इंक्रीज कर सकते हैं, यानी इसकी मिलियन कॉपीज बना सकता है यूजिंग पीसीआर टेक्निक। वेरी लो कंटेंट ऑफ डीएनए अवेलेबल फ्रॉम सैंपल। और इस टेक्निक की वजह से अब क्या होगा कि अगर आपके पास किसी के स्मेन में, ब्लड में, टिश्यू में या रोटन हेयर में थोड़ा सा भी डीएनए सेगमेंट हो तो आप उसको आराम से रेप्लिकेट कर सकते हो, जितना चाहे उतनी बारी रेप्लिकेट कर सकते हो, और बाद में उसको एनालाइज भी कर सकते हो।
नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द पीसीआर। पहले मुझे इतना बोलो, पीसीआर समझ जाओ, व्हाट इज पीसीआर, उसकी डिस्कवरी क्यों हुई थी, इसने हमें कैसे हेल्प किया, वो सारा क्लियर हुआ? एवरीवन, इज इट क्लियर? कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन? ओके, सपना आपको क्लियर हुआ? सपना आपको क्लियर हुआ? नाउ कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर। अब इस पॉलीमर चेन रिएक्शन की क्या क्या कंपोनेंट? सबसे पहले डीएनए टेम्पलेट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट और डिजायर जीन मोर देन इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम। सो बेसिकली पीसीआर टेक्निक को अप्लाई करने के लिए, इस पॉलीमर चेन रिएक्शन को अप्लाई करने के लिए, उसको यूज करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले डीएनए का टेम्पलेट चाहिए, यानी हमें डीएनए का छोटा सा सेगमेंट चाहिए, या जिसको हम डिजायर जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, मोर देन इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम, चाहे इसकी लेंथ आपको नियर अबाउट 1 माइक्रोग्राम होनी चाहिए। सेकेंड, हमें डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज बेसिकली वो एंजाइम होता है जो इस डीएनए को हमें डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ये इसकी डिनेचुरेशन में हेल्प करता है। तो उन एंजाइम्स को हम डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज विच कैन रेजिस्ट हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू डिनेचर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ डिजायर्ड जीन इज रिक्वायर्ड। तो जैसे मैंने कहा, जो थर्मोस्टेबल क्यों? क्योंकि पीसीआर जब हम करते हैं, जब हम पॉलीमर चेन रिएक्शन को इनिशिएट करते, तो वहां पे हम डीएनए सेगमेंट्स को डिनेचर या सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं अप टू 92 डिग्री सेल्सियस। इसलिए हमें ऐसा एंजाइम चाहिए जो इतनी हाई टेम्परेचर को भी रेजिस्ट कर सके। इसीलिए हम कौन सा यूज डीएनए करते हैं? मोस्टली टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड इन पीसीआर, और हम टैग पॉलीमरेज को यूज करते हैं इन पीसीआर। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिस। जैसा मैंने कहा, थर्मस एक्वेटिस एक आर्ची बैक्टीरिया है, और ये मोस्टली थर्मोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में पाया जाता है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ऑलरेडी हाई। हम क्या करते हैं, हम इसी थर्मस एक्वेटिस से एक एंजाइम निकालते हैं जिसका नाम टैग पॉलीमरेज है। और ये टैग पॉलीमरेज जो है, ये हमें अनेबल करता है, एक तो ये सबसे पहले हाई टेम्परेचर पे रेजिस्ट होता है, और ये हमें अनेबल करता है कि हम इसको और जो है, ये हमें हेल्प करता है बेसिकली डबल स्टैंडर्ड डीएनए को टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड। अदर देन थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आर, और जो इसकी मतलब अगर आपके पास टैग पॉलीमरेज नहीं, तो आप डिफरेंट टाइप भी यूज कर, जैसे पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज है, इसको हम प्रीको कोकस फ्यूरस से यूज कर एक्सट्रैक्ट करते हैं, और दूसरा वेट डीएनए पॉलीमरेज, इसको भी हम थर्मोकोकस लिटोरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये सारे जो है ये आर्ची बैक्टीरियाज है। नाउ द थर्ड कंपोनेंट जो हमें जरूरत है, उसको हम प्राइमर्स कहते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं? अब प्राइमर्स जो सिंथेटिकली ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच containing 18 to 25 nucleotides complementary to 3' end of the template strand of desired gene। तो अब हमें प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है। प्राइमर्स क्या? ये बेसिकली ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये सिंथेटिकली फॉर्म्ड ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और इनमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं? 18 to 25 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं टू द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्टैक। बेसिकली जो हमारे पास डीएनए की 3' 5' एंड होगा, उस पर ऑब्वियसली नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एडनीन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इस कैटेगरी में प्रेजेंट होगी। एडनीन भी हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें इसके जो है इस के अकॉर्डिंगली हमें एक प्राइमर जरूरत होता है, और हम वो प्राइमर्स क्या होते हैं, वो एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस 3' 5' एंड टेम्पलेट ऑफ आवर डिजायर्ड जीन। जो हमारा डिजायर्ड जीन है, उसी के अकॉर्डिंग जो ये प्राइमर्स होते हैं, उन्हीं की एक्चुअली रेप्लिकेट कॉपीज होती हैं, उन्हीं की तरह इनमें जो है नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अगर इस
स्ट्रैंड पे एडनिन है तो इस प्राइमर पे भी एडनिन होगा, अगर यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे भी गुआनिन होगा। और लेकिन इसको जो है प्राइमर्स को हमने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया होगा, इसको हमने खुद डेवलप किया होगा। टैग पॉलीमरेज स्टार्ट सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए फ्रॉम द 3' एंड ऑफ द प्राइमर। और ये क्या करता है, टैग पॉलीमरेज वो नए डीएनए को बनाना शुरू करता है इस 3' एंड ऑफ द प्राइमर से। बेसिकली प्राइमर जो है ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज डीएनए का सेगमेंट होता है, जिसको लेकिन हमने आर्टिफिशियली बनाया होता है, और उसमें 18 to 25 डीएनए नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डिजायर जीन। जो बेसिकली हमारा जो डिजायर जीन है ऑब्वियसली वो सिंगल सेगमेंट होगा, उस पर 3' एंड 5' एंड प्रेजेंट होगा। तो ये जो प्राइमर है हम इसकी दूसरी रेप्लिकेट कॉपी बनाते हैं जिसको हम प्राइमर कहते हैं, और वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है टू दिस स्ट्रैंड। जो हमारे डिजायर जीन का स्ट्रैंड है बिल्कुल उसी के सिमिलर होता है। और फिर क्या करते हैं, जो ही हम टैग पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो इस 3' एंड से इस डीएनए सेगमेंट की कॉपीज बनाना शुरू करता है। ट्रू प्राइमर्स मस्ट बी डिजाइन्ड फॉर पीसीआर, और पीसीआर के लिए हमें दो प्राइमर्स रखते हैं, तो फॉरवर्ड प्राइमर एंड द रिवर्स प्राइमर। एक तो वो प्राइमर जो आगे चल के इस डीएनए को एक्सटेंड कराते हैं, और दूसरा रिवर्स प्राइमर। और here you can see the forward primer जो है वो complementary होता है to 3' end of the antisense strand, 3' 5' and the reverse primer is complementary to 3' end of the sense strand। डीएनए का लेक्चर याद करो, मैंने कहा था कि डीएनए मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक तो 3' 5' एंड दूसरा 5' 3' एंड। एक को हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं और दूसरे को हम एंटी सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। एक जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और दूसरे पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल नहीं होती है। सिंस डीएनए मॉलिक्यूल हमेशा डबल स्टैंडर्ड होता है तो हम जो प्राइमर्स भी हम वैसे ही यूज करते हैं। एक प्राइमर जिसको हम फॉरवर्ड प्राइमर कहते हैं उस पर जो 3' एंड होता है एंटीसेंस स्ट्रैंड का, वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब वो उस पर नाइट्रोजनस बेसिस वैसी होंगी जैसे 3' 5' एंड पे होंगी, जैसे एंटीसेंस स्ट्रैंड पे होंगी। और दूसरा जो है उसको हम रिवर्स प्राइमर कहते हैं, और उस पर जो नाइट्रोजनस बेसिस होगी वो एग्जैक्टली वैसी होंगी जितनी जैसी सेंस स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होगी। जो एक्चुअल डीएनए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्राइमर्स को फॉर्मुलेट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें उन्हीं की कॉपी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम पहले हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लाते हैं, फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम जो है हम अपने प्राइमर्स को फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि हम लैब में डीएनए मॉलिक्यूल्स को जो है फॉर्मुलेट करते हैं, सिर्फ हमें उसकी सीक्वेंस पता होनी चाहिए, हम इजीली उनको जो डेवलप कर सकते हैं आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरीज। तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारा डिजायर जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वैसे ही ऑब्वियसली वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वो डीएनए के स्ट्रैंड्स पे प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हीं डीएनए स्ट्रैंड्स की कॉपीज बनाते हैं जिनको हम प्राइमर्स कहते हैं। और पीसीआर में हमें दो तरीके के प्राइमर्स लगते हैं, एक प्राइमर जिसको हम फॉरवर्ड प्राइमर कहते हैं और दूसरा जिसको हम रिवर्स प्राइमर कहते हैं। जो फॉरवर्ड प्राइमर होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल के एंटीसेंस स्ट्रैंड की कॉपी होता है, वो एक्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा डीएनए का एंटीसेंस स्ट्रैंड होता है। अगर मान लो ये डीएनए का एंटीसेंस स्ट्रैंड और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है एडनिन गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन थाइमिन एडनिन एडनिन गुआनिन, तो जो हमारा फॉरवर्ड प्राइमर होगा एग्जैक्टली वो भी ऐसा ही होगा, 3' 5' एंड उसका भी होगा और उस पर भी नाइट्रोजनस बेसिस एग्जैक्टली सेम होगी, वहाँ पे भी एडनिन गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन थाइमिन एडनिन एडनिन गुआनिन होगा। और जो हमारा रिवर्स प्राइमर है अगर वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है टू एंटीसेंस वो सॉरी सिमिलर होता है टू सेंस स्ट्रैंड। अगर यहाँ पे सेंस स्ट्रैंड है और यहाँ इसकी जो नाइट्रोजनस बेस है यहाँ पे 5' 3' है, उसकी जो है नाइट्रोजनस बेस है गुआनिन गुआनिन साइटोसिन साइटोसिन थाइमिन एडनिन एडनिन, तो जो हमारा रिवर्स प्राइमर है उस पर भी एग्जैक्टली सेम नाइट्रोजनस बेसिस होगी, वो एग्जैक्टली सेंस स्ट्रैंड की कॉपी होगी। और हमें ये दोनों कॉपीज जो है पीसीआर में लगती है। और फिर क्या होता है कि जो टैग पॉलीमरेज हमने एंजाइम डाला था वो इसी फॉरवर्ड स्ट्रैंड से क्या करता है, इस डीएनए को एक्सटेंड करना शुरू करता है, इसकी कॉपीज बनाना शुरू कर लेता है। और उसके बाद प्राइमर के बाद हमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स या जिनको हम डीएनटीपीज कहते हैं वो हमें जरूरत लगते हैं। ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब तक डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होंगे डीएनए मॉलिक्यूल्स आपस में डीएनए मॉलिक्यूल तो फॉर्म नहीं होगा। डीएनए मॉलिक्यूल किन किन का बना होता है, फॉस्फोरिक एसिड का बना होता है, वहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, और वहाँ पे क्या होता है डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होता है। ये सारा हम ऑलरेडी
पढ़ चुके हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, जिसकी वजह से फिर फाइनली ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो डेवलप होता है। और हम डिफरेंट टाइप ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो पीसीआर में यूज़ करते हैं, जिनकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई है, जैसे डीएटीपीज है, डीजीटीपीज है, डीसीटीपीज है या डीटीटीपीज है। और उसके बाद हमें मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीशियम जो है इंपॉर्टेंट है फॉर प्राइमर इनिंग टेम्परेट डिनेचुरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टैग पॉलीमरेज। बेसिकली ये मैग्नीशियम क्या करता है, ये एक्ट करता है एज एन कैटलिस्ट। ये क्या करता है, ये यहाँ पे रिएक्शंस को इनिशिएट कराता है। आपको एनीलिंग करनी है, आपको डिनेचुरेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल करना है टेम्परेचर हाई करने के टाइम, तो तब जाके आपको ये मैग्नीशियम हेल्प करेगा। आप लोगों को जो है टेम्पलेट की डिनेचुरेशन करनी है, यानी आप लोगों को प्राइमर्स क्रिएट करने हैं इस डीएनए मॉलिक्यूल की, तो ये मैग्नीशियम हेल्प करेगा। और आपको अगर ये एंजाइम टैग पॉलीमरेज एंजाइम एक्टिवेट कराना है, तो उस टाइम पे भी ये मैग्नीशियम काम में आता है। सो अब नाउ हमें पीसीआर रिएक्शन कराने के लिए, पॉलीमर चेन रिएक्शन कराने के लिए हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए। एंड व्हाट वर द 5 कंपोनेंट? सबसे पहले हमारे पास जो है डिजायर जीन या टेम्पलेट होना चाहिए, जिसकी हमें कॉपी एग्जैक्टली बनानी, सबसे पहले वो होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक एंजाइम होना चाहिए, थर्मोस्टेबल एंजाइम होना चाहिए, थर्मोलायबल एंजाइम होना चाहिए, जो कि इस डीएनए को हमें हेल्प करे डिनेचुरेशन कराने में, सो दैट हम इसकी कॉपी जो है बना सके। और वो एंजाइम ऐसा होना चाहिए जो हाई टेम्परेचर भी रेजिस्ट कर सके। और उसके बाद हमें प्राइमर्स चाहिए, जो हमारे पास डिजायर जीन है जिसकी हमें कॉपीज बनानी है, हमें उसकी एग्जैक्ट कॉपी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड प्राइमर एंड इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स प्राइमर। और फॉरवर्ड प्राइमर से ही उसकी कॉपीज बनना शुरू होता है। और उसके बाद हमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, क्योंकि दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डीएनए। और उसके बाद हमें मैग्नीशियम चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट। वो हमारे एंजाइम को एक्टिवेट कराने में हेल्प करता है, वो हमारे प्राइमर्स की एनीलिंग में हेल्प करता है, और वो हमें टेम्पलेट्स को यानी डीएनए मॉलिक्यूल को डिनेचुरेशन, उनको सिंगल स्टैंडर्ड बनाने में हेल्प करता है। नाउ दीज वर द 5 थिंग्स जो हमें चाहिए फॉर द पॉलीमर चेन रिएक्शन। अब हम देखेंगे कि पॉलीमर चेन रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरत पड़ते हैं, कहाँ पे किस स्टेप में क्या होता है। बेसिकली ये चीज़ें थी, हमें क्या क्या चाहिए। जैसे किसी को चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए उसको चाय पत्ती चाहिए, उसको दूध चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको चीनी चाहिए। वैसे ही हमारे पास अगर हमें पीसीआर कराना, हमें पॉलीमर चेन रिएक्शन करानी है, हमें डीएनए की एप्लीकेशन करानी है, या हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो हमें पीसीआर करना ज़रूरी है। और पीसीआर कराने के लिए हमारे पास 5 चीज़ें होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट का सेगमेंट, उसका छोटा सा सेगमेंट भी चलेगा। दूसरा, हमारे पास ऐसा एंजाइम होना चाहिए हमारा जो हाई टेम्परेचर रेजिस्ट कर सके। हमारे पास बेसिकली पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए, जो हमें हेल्प करेगा डीएनए के डिनेचुरेशन में। उसके बाद हमारे पास प्राइमर्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए। और लास्टली हमारे पास मैग्नीशियम होना चाहिए, जो हमें हेल्प करेगा इस रिएक्शन को इनिशिएट कराने में। ये तो हो गया कि हमें कौन कौन सा सामान पीसीआर में लगेगा। अब पीसीआर होगा कैसे, अब हम वो स्टेप्स पढ़ेंगे। पहले मुझे इतना बताओ, इतना क्लियर हुआ? इतना सबको क्लियर हुआ? ओके, नाउ हियर कम्स द स्टेप्स इन पीसीआर। अब पीसीआर में हमें कौन कौन से स्टेप्स लगेंगे, हम करेंगे पहले वो। अभी तक तो रॉ मटेरियल, हमें बिल्डिंग बनाने का रॉ मटेरियल आ गया। हमारे पास ईंट आ गई, हमारे पास रेत आ गई, हमारे पास सीमेंट आ गया, हमारे पास पानी भी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चीज़ से बिल्डिंग बनानी, और बिल्डिंग बनाने के डिफरेंट स्टेप्स है। अब हम देखेंगे वही एग्जैक्टली कि वो स्टेप्स क्या है। स्टेप्स इन पीसीआर प्रोसीजर। अगर पीसीआर इज कंडक्टेड इन एन इंस्टॉलमेंट का इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ऑटोमेटेड थर्मोसाइक्लर। बेसिकली जो है पीसीआर है, पॉलीमर चेन रिएक्शन जो है, ये पॉलीमर चेन रिएक्शन एक इंस्ट्रूमेंट में की जाती है, जिसका नाम ऑटोमेटेड थर्मोसाइकिल है, विच कैन हीट एंड कूल द ट्यूब्स कंटेनिंग रिएक्शन मिक्सचर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और बेसिकली ये जो ऑटोमेटेड थर्मोसाइक्लर्स है, ये ऐसी ट्यूब्स है, इनको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ये एबल होते हैं, एक तो ये जल्दी से जल्दी टेम्परेचर इस मिक्सचर का इंक्रीज कर पाते हैं, और एग्जैक्टली सेम स्पीड पे ये इसको कूल डाउन भी करा सकते हैं। तो जब भी आप पॉलीमर चेन रिएक्शन कराओगे, तो आप
आप लोगों को वेट नहीं करना कि कब आपका मिक्सचर हॉट हो जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और ना ही आपको वेट करना है कि कब ये मिक्सचर कूल डाउन हो जाएगा, बल्कि ये ऐसे डिज़ाइन है कि विद इन सेकेंड्स ये इस मिक्सचर का टेम्परेचर हाई करा सकते हैं, इसको हीट देते हैं और एट द सेम टाइम सेम फ्रीक्वेंसी पे इसको कूल भी करा सकते हैं। तो ऑटोमेटेड थर्मोसाइक्लर्स इन ट्यूब्स को वैसे ही डिज़ाइन किया गया है कि आपको उनको वेट नहीं करना है। व्हाट विल हैपन, ये जल्दी से जल्दी इसको हीट भी करा सकते हो, जल्दी से जल्दी इन ट्यूब्स को कूल डाउन भी करा सकते हैं। There are three major steps in PCR which are repeated for 30 to 40 cycles of heating and cooling so that million of copies of desired gene are formed. और जो PCR में आप एक PCR प्रोसेस को जो है, एक PCR में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, डेनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप्स है PCR में। सबसे पहला डेनेचुरेशन है, उसके बाद एनीलिंग है और तीसरा एक्सटेंशन है। और आप एक साइकिल में, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक सेगमेंट ऑफ DNA आपने इस ट्यूब को डाला, अब आपने इसका PCR करा, आपने डेनेचुरेशन करा, एनीलिंग करा, एक्सटेंशन करा और इसकी कॉपी बन गई। फिर आप इसको नियर अबाउट 30 to 40 टाइम्स आप इसको इस सेम DNA मॉलिक्यूल को एक ही टाइम पे इस में डाल सकते हो और इसकी मल्टीपल मिलियन ऑफ मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो। जैसे 2 बन गए, फिर मैं फिर से इन्हीं 2 सेगमेंट्स को वापस प्रोसेस करूंगी, इनकी डेनेचुरेशन होगी, एनीलिंग होगी, एक्सटेंशन होगी, 2 से 4 बनेंगे और फिर से इस डेनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन होगा, 4 से 8 बनेंगे और फिर से इन 8 की मैं डेनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन कराऊंगी, फिर 8 मल्टीप्लाई पे और 8 करो, वहाँ पे कितनी कॉपीज हुई होंगी, 8 की 8 कॉपीज बनेंगी। फिर वैसे ही उन 8 जो वहाँ पे बने होंगे उनकी फर्दर कॉपीज बनेंगी। वैसे ही आप 30 to 40 साइकिल्स जो है एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल की करा सकते हो इन अ सिंगल चेन रिएक्शन। मतलब एक टाइम पे जब आप रिएक्शन स्टार्ट करोगे, आप इन साइकिल्स को रिपीट कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द रॉ मटेरियल, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, और नियर अबाउट मिलियन ऑफ कॉपीज आप इस DNA मॉलिक्यूल की बना सकते हो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। Now the first step is denaturation. Denaturation easy है, ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, हम इस DNA मॉलिक्यूल का टेम्परेचर राइज कराएंगे अप टू 94 डिग्री सेल्सियस और ये क्या होगा, ये DNA मॉलिक्यूल की डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल से कन्वर्ट होगा इनटू द सिंगल टेम्पलेट। ये अभी तक डबल स्टैंडर्ड था, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल था और अभी सिंगल स्टैंडर्ड बन जाएगा। इन दिस स्टेप डबल स्टैंडर्ड DNA of desired gene is denatured into single standard template at a temperature of 94 to 96 डिग्री सेल्सियस। तो DNA मॉलिक्यूल को डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है और वो कितना होना चाहिए, नियर अबाउट 94 to 96 डिग्री सेल्सियस। और जो ही हम इस टेम्परेचर किसी ट्यूब का, किसी बीकर का या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इतना हाई करेंगे जो हमारा DNA मॉलिक्यूल कंटेन करता होगा, तो वहाँ पे एग्जैक्टली डबल स्टैंडर्ड DNA सिंगल स्टैंडर्ड में हो जाएगा। दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द डबल स्टैंडर्ड DNA ऑफ द डिजायर्ड जीन। आप लोगों को पता है, अगर ये किसी का मान लो ये DNA एक DNA मॉलिक्यूल है, इस DNA मॉलिक्यूल में यहाँ पे भी नाइट्रोजनस बेसिस है, यहाँ से भी नाइट्रोजनस बेसिस है और ये आपस में क्या किस चीज से बॉन्डेड है, दे आर बॉन्डेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जो ही हम इस DNA मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज करते वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाती और ये डबल स्टैंडर्ड से वापस सिंगल स्टैंडर्ड बन जाता है। ईच स्ट्रैंड एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। और ये एग्जैक्टली ये अलग अलग स्ट्रैंड जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और ये अपनी कॉपीज को बनाते हैं, ये डॉटर स्ट्रैंड्स को डेवलप करते हैं। Now the second step is called annealing. Annealing में क्या होता है, annealing consists of cooling of reaction mixture। तो जो ही हमने इस पहले क्या किया था, हमने एक ट्यूब में डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल डाला था और फिर इसका टेम्परेचर क्या किया था, इंक्रीज, और उसको लिया था अबाउट 94 to 96 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद हमारा एंड रिजल्ट था कि इस ट्यूब में जो हमारा DNA मॉलिक्यूल है अब वो सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स बन गए थे। यहाँ से भी सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट बन गया, यहाँ से भी सिंगल स्टैंडर्ड टेम्परेचर में, लेकिन अभी भी इस मिक्सचर का क्या है, टेम्परेचर हाई। तो अब हम दूसरा स्टेप लेते हैं जिसको हम अनीलिंग कहते हैं और हम इसमें क्या करते हैं, हम इस मिक्सचर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और उसको लाते हैं 40 to 60 डिग्री सेल्सियस पे। इसको हम क्या करते हैं, कूल डाउन, इस रिएक्शन को हम इस स्टेप में हम इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर कूल डाउन करते हैं और लाते हैं 94 से 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होता है, जो ही टेम्परेचर डिक्रीज हो गया
और फिर हम इसमें अपने प्राइमर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो प्राइमर्स हमने बनाए थे ना, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए थे, अब उन प्राइमर्स को हम इसमें डालते हैं और फिर उसके बाद हम एग्जैक्टली इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं। जो ही टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, वहाँ पे क्या होता है, प्राइमर्स और इन एक्चुअल स्ट्रैंड्स के बीच में क्या हो जाता है, वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप होने लगते हैं। और ये जो ये सिंगल स्टैंडर्ड पेयर एंड टेम्पलेट डीएनए थे, ये डबल स्टैंडर्ड बन जाते हैं। जैसा आप देख सकते हो इस डायग्राम पे, जो ही डिनेचुरेशन हुआ, ये ब्लू वाले देखो, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गए। फिर क्या किया हमने हमने अब इसमें प्राइमर्स डाले, जो आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में हमने बनाए थे, उन प्राइमर्स को अब हमने इसी बीकर के अंदर डाला, जिस बीकर का टेम्परेचर हमने हाई किया था। और फिर क्या किया, 94 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर हमने लाया नियर अबाउट 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से इन प्राइमर्स और एक्चुअल स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स वापस से डेवलप होने लगे। और फिर प्राइमर्स क्या करेंगे, ये इन्हीं एंड पे इनकी कॉपीज बनाना शुरू करेंगे। और इसके बाद दूसरे लास्ट का स्टेप आएगा, जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। अब इस एक्सटेंशन में क्या होगा, इस एक्सटेंशन में हम इस मिक्सचर का टेम्परेचर वापस से इंक्रीज करेंगे अप टू 72 डिग्री सेल्सियस। और इसके बाद क्या होगा, जो इसमें सॉरी इस स्टेप में हम रिएक्शन मिक्सचर को टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे अप टू 72 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पे जो है ये टैग पॉलीमरेज इजीली काम कर पाता है। और ये टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा ऑन टू द कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स को, जो ये 3 डैश एंड पे, इस पे क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स को वापस से लाना शुरू करेगा, जिसकी वजह से ये जो प्राइमर्स हैं इनकी एक्सटेंशन होना शुरू करेगी। और एग्जैक्टली जो है ओरिजिनल पेरेंट स्ट्रैंड के जितने लंबे हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास एग्जैक्टली दो डिफरेंट पेरेंट और नए दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। नाउ हैव अ लुक हियर। मैं इसको शॉर्ट में एक एक्सप्लेनेशन देना पसंद करूँ। देखो, पीसीआर को अच्छे से समझो एक बार। सिंपली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पहला स्टेप डिनेचुरेशन, इसको ऐसे ही याद रखना। डिनेचुरेशन में हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, उसमें हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होगा, जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होगा, और हम इसका टेम्परेचर हाई करेंगे अप टू 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस। और फिर उससे क्या होगी, हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए दे कन्वर्ट होंगे इनटू द सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स। और उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप आएगा, जिसको हम अनीलिंग कहते हैं। अनीलिंग में क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम इस बीकर में डालेंगे प्राइमर, जो आर्टिफिशियली हमने सिंथेसाइज किए थे इनटू द लेबोरेटरी। और इस बीकर का टेम्परेचर जो हम डिक्रीज करेंगे अप टू 60 to 40 डिग्री सेल्सियस, या 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। और उससे क्या होगा कि ये जो प्राइमर्स है उनके और पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप होना शुरू करेंगे। ये पहले सिंगल स्टैंडर्ड थे, अब ये डीएनए मॉलिक्यूल्स वापस से डबल स्टैंडर्ड बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी भी ये जो प्राइमर्स हैं, इनकी लेंथ एग्जैक्टली उतनी नहीं है जितनी कि पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल की है। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डिनेचुरेशन अनीलिंग। और उसके जस्ट अ सेकंड, एक्सटेंशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, जिसमें एक्सटेंशन होगा। उस स्टेप में कुछ नहीं होता, ये जो प्राइमर्स है, जो प्राइमर ऐड हुआ था टू द 3 डैश एंड ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल, अब ये एक्सटेंशन शो करना शुरू करेगा। इस स्टेप में क्या करेंगे, हम वापस से इस बीकर का टेम्परेचर नियर अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेंगे, और इसमें एंजाइम डालेंगे, जिसको हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं। और ये टैग पॉलीमरेज क्या कराएगा, ये जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, उसको इस प्राइमर के 5 डैश एंड पे ऐड करना शुरू करेगा, सो दैट इनकी भी लेंथ एग्जैक्टली सेम हो जैसे कि पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल की थी। और एग्जैक्टली आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि इस बीकर में दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये एक साइकिल ऑफ पीसीआर कंप्लीट हो गया। इसमें हमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल से दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल मिले। So this is how polymerase chain reaction actually works. Clear हुआ everyone? Is it clear? Girls, polymerase chain reaction clear हुआ?
सपना आपको क्लियर हुआ? नाउ इसको खुद से लिख लेना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, देयर इज अ चांस कि एग्जामिनर क्वेश्चन बोलेगा, आप लोगों को बोलेगा कि अगर एक पॉलीमरेज, एक डीएनए मॉलिक्यूल में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 20 साइकिल्स हुए तो बताओ वहां पे डीएनए मॉलिक्यूल की कितनी कॉपीज बनी होंगी। तो याद रखना पीसीआर में नंबर ऑफ कॉपीज, डीएनए मॉलिक्यूल की कॉपीज निकालने के लिए नंबर ऑफ कॉपीज टू फाइंड नंबर ऑफ कॉपीज इन पीसीआर, उसके लिए फॉर्मूला है 2 रेज पावर n। इस 2 रेज पावर n वाली फॉर्मूला को याद रखना, 2 रेज पावर n, और यहाँ पे nj स्टैंड होता है फॉर नंबर ऑफ साइकिल्स। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर बोलेगा कि इन अ सिंगल पीसीआर रिएक्शन 20 साइकिल्स अकर, वहां पे कितने साइकिल्स हुए, 20 साइकिल्स अकर, टेल अस हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर फॉर्म देयर। तो आप कुछ नहीं लिखोगे, 2 लोगे, एन नंबर ऑफ कॉपीज साइकिल्स कितने हैं 20, तो 2 रेज पावर 20 करोगे और फिर इसको सॉल्व करना है, 2 इंटू टू इंटू टू, फिर इसको सॉल्व करके जितना आएगा उतनी नंबर ऑफ कॉपीज जो है वहां पे डीएनए मॉलिक्यूल की बनी होंगी। इसको याद रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो एक पीसीआर में टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉपीज, व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 रेज पावर n, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइकिल, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स हुए होंगे उसको रेज्ड पावर की जगह लगाओ और फिर उसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट एग्जैक्टली कि वहां पे 20 साइकिल्स के बाद कितनी नंबर ऑफ कॉपीज बनी होंगी। जैसे शॉर्ट में मैं बोलूंगी, एग्जामिनर बोलेगा कि 10 साइकिल्स हुए हैं, तो व्हाट इज फॉर्मूला, 2 रेज पावर n। एग्जामिनर बोलेगा 10 साइकिल्स हुए हैं पीसीआर में, पीसीआर में हो बताओ नंबर ऑफ कितनी कॉपीज बनी होंगी डीएनए मॉलिक्यूल की। तो आप कुछ नहीं करोगे, फॉर्मूला इज 2 रेज पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज, number of cycles, sorry. So it will be 2 raised power 10. It will be 2 into 2 into 2 into 7, 8, 9, 10, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 2 are 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 2 are 32, I guess, into 2, 2 6 are 12, 2 is 2, 32, 32 into 2, it will be 2 2 4, 3 4 are 12, 124 into 2 and then again 2, again 2 and again 2, और आप लोगों को exactly आपका आंसर मिल जाएगा। So this is the easiest way to find the number of copies, कि अगर PCR साइकिल 20 हुआ है, 30 हुआ है, 15 हुआ है, 16 हुआ है, जितनी बार भी हुआ है आप इजीली इससे नंबर ऑफ कॉपीज ढूंढ पाओगे। सो इज इट क्लियर? ये सॉल्व करना आएगा, अगर देखोगे एम्स में ऐसे सवाल आए हैं और नीट में भी एक बार ये सवाल पूछा गया है, आएगा गर्ल्स? सब कुछ क्लियर हो गया? पीसीआर क्लियर हुआ, नंबर ऑफ कॉपीज ढूंढना क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? देखो दीपिका, सॉरी मालिनी, एग्जाम में नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो एग्जामिनर बोलेगा इफ इन अ पीसीआर रिएक्शन, if in polymerase chain reaction 20 cycles occur, so how many copies of DNA molecule will be formed? एग्जामिनर आपसे ऐसा सवाल पूछेगा, वो बोलेगा कि एक पीसीआर रिएक्शन में 20 साइकिल्स हो गए, तो बताओ वहां पे कितनी कॉपी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होगी। तो टू फाइंड द कॉपी, याद रखना फॉर्मूला, टू फाइंड द कॉपी ऑफ to find the copies of DNA molecule in a PCR, फॉर्मूला बराबर होती है 2 रेज पावर n के, एंड वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ साइकिल्स।
ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ एग्जामिनर बोल रहा है कि पीसीआर में 20 साइकिल्स हुए, तो एन किसके बराबर हुआ हमारा 20। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, 2 रेज पावर एन, नंबर ऑफ साइकिल्स इट विल बी 2 रेज पावर 20। फिर इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 20 टाइम्स तक, फिर इसको सॉल्व करो, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 2 आर 32, वैसे ही सॉल्व करो और जितना नंबर आएगा उतनी कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आफ्टर 20 cycles of PCR. Now, is it clear? दीपिका क्लियर हुआ? सॉरी मालिनी क्लियर हो गया? ओके। इस फॉर्मूला को खुद से लिखना अपने नोट्स पे। फॉर्मूला इज 2 रेज पावर एन। एन क्या है? एन नंबर ऑफ कॉपीज नहीं, एन नंबर ऑफ साइकिल्स है। जितने साइकिल्स पीसीआर में हुए होंगे उतनी उसको एन में सब्स्टिट्यूट करो, उतने नंबर को, और फिर 2 रेज पावर एन को सॉल्व करो। आएगा गर्ल्स? आएगा? ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, और उसमें हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक छोटा सा लेक्चर है वो करेंगे, और उसके बाद आप लोगों की बायोटेक्नोलॉजी खत्म। बट मालिनी, दीपिका एंड सपना, डोंट फॉरगेट आप इसके नोट्स बनाना और इस फॉर्मूला को मेंशन जरूर करना, 2 रेज पावर एन। इसमें सवाल आते हैं और एग्जाम में सवाल पूछेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पीसीआर में से वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप 2019 2018 का नीट पेपर देखोगे तो वहां पे आप रियलाइज करोगे कि एग्जामिनर ने इस में क्वेश्चंस पूछे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन पीसीआर, और उसने फिर स्टेप्स ऐसे दिए थे, डिनेचुरेशन, अनीलिंग, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, अनीलिंग, डिनेचुरेशन, या उसने ऐसे दिया था अनीलिंग, एक्सटेंशन, डिनेचुरेशन, तो उसमें करेक्ट वाले को चूज करना था। सो वो ऐसे सवाल भी पूछता है। इन स्टेप्स को अकॉर्डिंगली ऐसे ही याद रखना और इसके नोट्स बनाना नहीं भूलना। ओके, so this was all for today. Have a great evening. Bye bye, girls. Bye bye.